हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो है PT 365 पॉलिटी का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले ही दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। पार्ट 2 में एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ये दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि OBS क्रैश्ड हो गया था। तो कोई बात नहीं, आपके लिए फिर से दोबारा इतनी मेहनत तो कर ही सकता हूँ, इसलिए इसमें ये थोड़े आपको निशान लगे हुए दिख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं राज्य संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकारों की कार्यकारिणी प्रणाली यानी कि फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जो अभी चर्चा में है वो है अभी मतलब पिछले लास्ट 1 ईयर में तो राष्ट्रपति का चुनाव। तो 15वें राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ था। 15वें राष्ट्रपति, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो 1 मिनट, पेन थोड़ा सा बदल लेते हैं। हाँ, तो अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जबकि अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के निर्धारण में क्या होगी, एक रूपता होगी, यानी कि सबका एक समान वोट वैल्यू होगी। और अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के पद हेतु पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा, यानी कि उसको फिर से राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। जबकि कई जगह पर प्रावधान है कि कोई बार एक ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, कई देशों में प्रावधान है कि मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, जबकि भारत में राष्ट्रपति अनलिमिटेड टाइम के लिए बना रह सकता है। अनुच्छेद 58 कहता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा नहीं, कई जगह आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि राज्यसभा होगा जब 35 वर्ष की आयु लिखा है, नहीं, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। उसके अलावा घुमा के क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के पात्रता संबंधित प्रावधान कहाँ है, तो अनुच्छेद 58 में है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 62 की, तो राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाता है, ठीक है। अब बात करें इसमें पूरा सार की बात यह है कि इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कौन होते हैं, तो संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अब इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी हो जाएगा बाद में, अभी तक ये है। और इसमें कौन शामिल नहीं है, राज्य लोकसभा और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं है और राज्य विधान परिषदों के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, यानी कि इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे, ठीक है, और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, ठीक है। आगे बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है आपको पता ही है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। और कितना आवश्यक मत पाना होता है कि कुल डाले गए वैलिड वोट्स के 1 वोट ज्यादा हो जाए, 50% प्लस 1 वोट मिल जाए। ऐसा होता है जितने प्रेजेंट होते हैं और उसमें से वैलिड वोट और उसका एक ज्यादा होगा। वैलिड वोट कुल डाले हुए, कुल संख्या नहीं, वैलिड वोट इंपॉर्टेंट होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो पूछा जाता है वो ये है कि दल बदल विरोधी कानून राष्ट्रपति चुनाव में लागू नहीं होता है। इस प्रकार निर्वाचक दलगत आधार पर मतदान करने के लिए बाध्य नहीं, यानी कि उसकी सदस्यता नहीं जाएगी और उस पर वेब जैसा कोई भी प्रावधान नहीं लगेगा। और राष्ट्रपति का चुनाव कराता कौन है संपन्न, तो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय चुनाव आयोग राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार रखता है। और संसद सदस्यों यानी कि सांसदों के राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मूल्य की बात कर लेते हैं, तो राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या पर आधारित होता था। 1997 के निर्वाचित चुनाव के बाद वोट का मूल्य 708 निर्धारित किया गया था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं होने के कारण, नहीं होने के कारण संसद सदस्य यानी कि सांसद के वोट का मूल्य राष्ट्रपति चुनाव में 708 से घटकर 700 हो गया था। जब हो जाएगी विधानसभा तब फिर से इसको बढ़ जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं होने के कारण मूल्य हो गया था 700। अब बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की बात करिए तो उससे
लगे हाथों दो दो हाथ हो लेते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में। तो भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उनकी बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जबकि अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वहीं अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदस्यों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा और इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा, ये कहता है अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाता है। सेम चीज राष्ट्रपति के चुनाव में भी की जाती है। और अभी जो जगदीप धनखड़ बने हैं वो 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 के तहत दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, पहला राष्ट्रपति का है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के माध्यम से होता है और इसे संसद के द्वारा एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। अनुच्छेद 66 में इसका वर्णन है। और इस निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। चुनाव ये भी एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुनाव होता है और ऐसे चुनाव में गुप्त मतदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट है गुप्त मतदान। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। राज्यसभा के सभापति की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत किसी भी सदस्य को उसकी आचरण, उसकी राय या घोर अव्यवस्थित या नियम विरुद्ध है तो तुरंत सदन से बाहर जाने का निर्देश देने का अधिकार भी उपराष्ट्रपति को भी होता है कि चल पहली फुर्सत में निकल, ऐसा भी वो बोल सकते हैं। अब बात करें राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के बारे में। तो हुआ ये था कि केंद्र सरकार ने कहा था कि एजी पेरारिवल के क्षमादान के निर्णय लेने की अनन्य शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ना कि तमिलनाडु के राज्यपाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस दावे को अस्वीकार कर दिया। अब बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति और उसे हटाने की प्रक्रिया। तो संविधान के अनुच्छेद 155 और 156 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति। और वह राष्ट्रपति के साथ पर्यंत तक पद धारण करता है। कौन? राज्यपाल राष्ट्रपति के साथ पर्यंत तक पद धारण करता है, ना कि 5 वर्ष। 5 वर्ष तो तब है जब राष्ट्रपति उसको हस्तक्षेप ना करे, यानी कि मैक्सिमम वो 5 वर्ष तक लगातार एक साथ रह सकता है। लेकिन वह मुख्य रूप से अगर ऑप्शन में आएगी वह कब तक कार्य कर सकता है? तो राष्ट्रपति के साथ पर्यंत तक काम कर सकता है राज्यपाल। और यदि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति राज्यपाल के पद पर बैठे व्यक्ति को हटाना चाहता है तो राज्यपाल को वह पद छोड़ना पड़ेगा। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मतभेद होने की स्थिति में राज्यपाल और केंद्र सरकार सार्वजनिक रूप से किस तरीके से मतभेद दूर करेंगे। अब बात करें शक्तियों की तुलना कर लेते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के बीच तुलना। तो संविधान का अनुच्छेद जो 72 है वो राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति का अधिकार देता है किन किन क्षेत्रों में? यदि किसी संघीय कानून के खिलाफ अपराध किए गए दंड या सजा के मामले में, इसके अलावा कोर्ट मार्शल यानी कि सैन्य न्यायालय द्वारा किया गया दंड या सजा के मामले में भी, और इसके अलावा मृत्युदंड के मामले में। जबकि राज्यपाल को वह अनुच्छेद 161 के तहत यह शक्ति शामिल है। और क्षमादान की कौन कौन सी शक्तियां हैं? लेकिन राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल कर सकता है, राज्यपाल कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को कम कर सकता है, जबकि राज्यपाल के पास यह अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता है। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है। ये क्या है अभी हम आपको आगे बताते हैं। राज्यपाल के पास राज्य कानून के खिलाफ यानी राज्य के जो भी कानून उसके खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को माफ करने, प्रलंबन, विराम, परिहार अथवा निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति है। क्या है अभी समझ में आ जाएगा, ये अजीब से शब्द जो हैं। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में कौन कौन शामिल है? नंबर 1 क्षमा यानी कि पार्डन। तो इसमें क्या होता है कि सजा और दोष सिद्धि दोनों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है, अपराधी को पूरी तरीके से दोष मुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद बात करें लघुकरण की यानी कि कम्यूटेशन में, तो इसमें सजा की प्रवृत्ति को बदलते हुए कठोर सजा को हल्की सजा में बदल दिया जाता है। जबकि इसमें और परिहार में क्या होता है यानी कि रिमिशन में क्या होता है? सजा की प्रकृति में बदलाव किए बिना सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है। इसमें होता है कंफ्यूजन उल्टा। लघुकरण में आपको लगता है कि सजा की प्रवृत्ति नहीं बदलेगी, सजा को कर दिया जाएगा छोटा, जबकि होता है ये परिहार में। परिहार में क्या होता है कि सजा की प्रकृति में बदलाव किए बिना सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है, जबकि लघुकरण में सजा की प्रकृति को बदलते हुए कठोर सजा को हल्की सजा में बदल दिया जाता है। विराम की बात करें रेस्पाइट की, तो विशेष स्थितियों की वजह से मूल सजा के बदले कम सजा दी जाए तो उसको बोलते हैं विराम। और प्राविलंबन की बात करें तो किसी सजा विशेषकर मृत्युदंड को अस्थायी अवधि के लिए टाल देना प्राविलंबन कहलाता है। अब बात करते हैं आगे का टॉपिक है लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो लोकपाल और लोकायुक्त क्या होते हैं? तो लोकपाल जो होता है
वो होता है केंद्र स्तर पर और लोकायुक्त होता है राज्य स्तर पर। तो ये सुर्खियों में अभी क्यों है? क्योंकि केरल लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया था। लोकपाल लोकायुक्त पद की रचना की थी LM सिंघवी ने, और इस शब्द का पहली बार उपयोग हुआ 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग की एक रिपोर्ट में किया गया। 2014 में केंद्रीय लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को अधिसूचित किया गया। ये संघ के लिए लोकपाल और राज्य के लिए लोकायुक्त जैसे संवैधानिक निकाय की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य क्या है? जो लोक पदाधिकारी उनके खिलाफ भ्रष्टाचारों के आरोप और उनसे जुड़े मामलों की जांच करना। और लोकायुक्त केंद्रीय लोकपाल के राज्य स्तरीय समकक्ष हम आपको बता चुके हैं, और कुछ राज्यों में पहले ही लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना कर ली थी। उदाहरण के लिए 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त था और 1999 में केरल में। पर इस अधिनियम का विस्तार भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में है, और यह भारत में और भारत के बाहर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि भारत में और भारत के बाहर भी कहीं पे भी लोक सेवक होगा तो उस पर ये लागू होगा, भारत में और भारत के बाहर भी। अब बात कर लेते हैं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की। तो इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। तो लोकपाल के तहत इसमें एक अध्यक्ष होगा और मैक्सिमम कितने सदस्य होंगे? 8 सदस्य शामिल होंगे। इनमें से 50% न्यायिक सदस्य होते हैं, जबकि 50% SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित होते हैं। मैक्सिमम सदस्य। और अब इनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो 70 वर्ष या 5 वर्ष की अवधि जो भी पहले होगा तो इनका कार्यकाल बना रहता है। चयन समिति की बात करें, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो अध्यक्षों और सदस्यों को एक चयन समिति की सिफारिशों के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा, इंपॉर्टेंट, नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। और चयन समिति में शामिल कौन होता है? यही क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित व्यक्ति और प्रतिष्ठित न्यायवाद यानी कि समिति के अन्य सदस्यों की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा नामित शामिल होंगे। तो आप एक चीज देख लीजिए, चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष भी है, विपक्ष का नेता भी है, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा कोई नामित व्यक्ति है, प्रतिष्ठित न्यायवादी, आपको कौन नहीं दिख रहा है? राज्यसभा अध्यक्ष, क्योंकि आपको पता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जो इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद बात करें 2013 के लोकपाल अधिनियम के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ही उन उम्मीदवारों की सूची तैयार करता है जो लोकपाल के सदस्य और अध्यक्ष बनने के इच्छुक है। इंपॉर्टेंट है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। संपत्ति की जब्ती की बात करें तो भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित संपत्ति की तुरंत जब्ती की जाएगी, भले ही मुकदमा लंबित बना रहे। अब बात करें पूछताछ व जांच के लिए समय की बात करते हैं। तो CBI के द्वारा पूछताछ पूरी करने के लिए 60 दिन और जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का समय निर्धारित किया गया है, और अनुरोध करने पर लोकपाल द्वारा 6 महीने की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। CBI के संबंध में शक्ति की बात करें तो लोकपाल के नियम के तहत उसके द्वारा जांच किए गए यानी कि निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में CBI पर अधीक्षक करने और निर्देश करने की भी शक्ति लोकपाल की होगी। और लोकपाल के द्वारा संबंधित मामलों की जांच कर रहे CBI के अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए लोकपाल की मंजूरी की आवश्यकता होगी। ऐसे नहीं कि केंद्र यूं ही उनका ट्रांसफर कर दे। लोकायुक्त की बात करें तो उनका क्षेत्राधिकार होता है मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, राज्य सरकार के सभी कर्मचारी और कुछ निजी संस्थाओं यानी कि धार्मिक संस्थाओं सहित, ये लोकायुक्त जो कि राज्यों में होते हैं। पद से कैसे हटाएंगे? तो लोकपाल के सदस्यों और अध्यक्षों को सुप्रीम कोर्ट की जांच के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा ही हटाए जाएंगे, क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इसके लिए संसद कम से कम नहीं तो 100 सदस्य, नहीं तो मतलब क्या होता है, कम से कम 100 सदस्यों द्वारा एक याचिका पर सांसदों को हस्ताक्षर करने होंगे, मिनिमम 100। इसके बाद लोकपाल का क्षेत्राधिकार की बात करें तो लोकायुक्त का हमने बता दिया मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, राज्य सरकार। और लोकपाल के क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसदों, ग्रुप ABCD के अधिकारी और केंद्रीय सरकार के अधिकारियों तक ये विस्तृत है। और इसके अलावा कोई भी ट्रस्ट या निकाय जो 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी फंडिंग प्राप्त करती है वो भी लोकपाल के अंतर्गत आती है। यानी कि लोकपाल लोकायुक्त दोनों का क्षेत्राधिकार। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि क्या प्रधानमंत्री लोकपाल के क्षेत्राधिकार में शामिल है? जी हाँ। क्या राष्ट्रपति इसमें शामिल है? आपको दिख रहा है क्या? नहीं ना, बात खत्म हुई। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, इसमें राज्यपाल दिख रहा है? मैं तो नहीं दिख रहा है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर घुमा के पूछे जाते हैं। अब संसदीय समितियों की बात करें तो इसमें सबसे पहले राज्यसभा सचिवालय थोड़ा सा चर्चा में है। उसने एक समितियों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए राज्यसभा के सभापति के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। और सचिवालय की बात कर लें तो राज्यसभा सचिवालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 58 में निहित प्रावधानों के अनुसार की गई है। अनुच्छेद 58 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सचिवालय स्तरीय कर्मियों का प्रावधान भी किया गया। राज्यसभा सचिवालय राज्यसभा के सभापति के मार्गदर्शन और नियंत्रण में ही काम करता है, सभापति के।
ठीक है। अब राज्य सचिवालय के काम क्या होते हैं? राज्यसभा को सचिवालय स्तरीय मदद और सहायता प्रदान करना, संसदीय समितियों को सेवा एवं अन्य सहायता प्रदान करना, राज्यसभा की दिन प्रतिदिन की कार्रवाई की रिकॉर्ड को प्रकाशित करना। संसदीय समितियों की बात कर लेते हैं। तो संसदीय समितियों का अर्थ क्या होता है? संसद के सदस्यों से बनी एक ऐसी समिति जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित या अध्यक्ष या सभापति के द्वारा नामित किया जाता है और उनके निर्देशन के अंतर्गत ये काम करती हैं। यह समितियां किसे अपनी रिपोर्ट सौंपती हैं? सदन या अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि संसदीय समितियों की उत्पत्ति होती है ब्रिटिश संसद से, वहां से ये उत्पत्ति हुई है। अब बात करें संसदीय समितियों की संसदीय स्थायी समितियों के उद्देश्य। दो तरह की समितियां होती हैं, संसदीय स्थायी समिति और तदर्थ समिति। तो स्थायी समिति के उद्देश्य होते हैं वित्तीय विवेक सुनिश्चित करना, प्रासंगिक हितधारकों के साथ भागीदारी करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विपक्ष को बड़ी भूमिका निभाने में सहायता करना और गैर पक्षपात तरीके से विस्तृत जांच सुनिश्चित करना और सरकार की जवाबदेही को भी बनाए रखना। संसदीय समितियों को अपना प्राधिकार कहां से मिलता है? अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118। 105 में क्या है? सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 118 संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के नियम बनाने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 118। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां से भी निकल कर आती है कि संसद संसदीय समितियों की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। संविधान में इन समितियों का उल्लेख अलग अलग स्थानों पर किया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात फिर यहाँ निकल कर आती है कि उनकी संरचना, कार्यकाल आदि के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं और इन सभी मामलों को दोनों सदनों के नियमों के द्वारा निपटाया जाता है। अब बात करें संसदीय समितियों की। स्थायी समिति, तदर्थ समिति। स्थायी समिति स्थायी होती है, इनका गठन समय समय पर किया जाता है, नियमित आधार पर कार्य करती हैं, जबकि तदर्थ समिति अस्थायी होती है और कार्य पूरा होने के बाद ये समितियां समाप्त हो जाती हैं। स्थायी समितियां किन किन मामलों में बनती हैं? समीक्षा करने वाली और नियंत्रण करने वाली समितियां, वित्तीय समितियां, मंत्रालय विभागों से संबंधित विभागीय समितियां, जांच पड़ताल करने वाली समितियां। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हाउस कीपिंग समितियां अथवा सेवा समितियां और सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां, ये स्थायी समितियों से संबंधित होती है। अब बात करें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की, यानी कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप की। तो ये है क्या? तो कैग ने सीएजी किसे कहा जाता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको बोलते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसने असम में एनआरसी अपडेशन परियोजना के लिए लॉजिस्टिकल संबंधी व्यवस्थाओं के अनुपालन ऑडिट पर रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया कि एनआरसी को अगर अपडेट करेंगे तो डेटा में छेड़छाड़ हो सकती है, उसके बारे में चर्चा की गई है। एनआरसी की बात करें, ये क्या है? एक तरह से एक आधिकारिक रिकॉर्ड है जो भारत के वैध नागरिक हैं उनके बारे में, या उस समय के जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, यानी कि वर्तमान बांग्लादेश, उसके प्रवासियों की पहचान करता है। वर्तमान में जो असम है वो एनआरसी तैयार करने वाला एकमात्र राज्य है। इसे पहली बार 1951 में तैयार किया गया था, उसके बाद 2019 में इसे अंतिम रूप से अपडेट किया गया था। एनआरसी को नागरिकता अधिनियम 1955 तथा नागरिकता, नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना, ये है ब्रैकेट में, यानी कि नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के तहत अपडेट किया गया है। यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के तहत एनआरसी को परिभाषित किया गया है। नागरिकता अधिनियम की धारा 6A कहती है कि 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले विदेशियों के पास भारतीय नागरिकों के समान सभी अधिकार और दायित्व होंगे। 1 जनवरी 1966 इसमें डेडलाइन है। इसके अलावा इसकी बात करें तो असम एनआरसी में उन्हीं लोगों एवं उनके वंशजों को भारतीय नागरिक मानता है जिनके नाम 24 मई 1971 तक की किसी मतदाता सूची में या 1951 के एनआरसी में मौजूद हों। असम एनआरसी की उत्पत्ति होती है 1985 के असम समझौते के तहत, और एनआरसी में किसी व्यक्ति का नाम न शामिल होने पर ऐसा नहीं है कि उसे विदेशी घोषित कर दिया जाए। इसके लिए उसे पर्याप्त मौका मिलता है, उसे अपील करने का अधिकार है। कहाँ करेगा अपील? विदेशी विषय अधिकरण यानी कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना पक्ष रखने का विकल्प भी मौजूद है। इसके अलावा इसके संबंधित तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो हुआ क्या था कि कौन से मानदंड अधिसूचित किए गए? तो गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए मानदंड जारी किए गए थे जो तब अवयस्क थे जब उनके माता पिता ने भारतीय नागरिकता का त्याग कर दिया था, लेकिन वो वयस्क होने पर अपनी भारतीय नागरिकता को फिर से प्राप्त करना चाहते। इसके अलावा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत क्या होता था? कोई व्यक्ति जो अपनी नागरिकता का त्याग करता था उसका प्रत्येक अवयस्क बालक जो कि 18 से नीचे होता था उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाती थी। लेकिन अगर कोई बालक वयस्क होने के बाद 1 वर्ष तक, यानी कि 18 होने के बाद और 19 से पहले यह घोषणा कर सकता है कि वह भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त करना चाहता है अथवा नहीं। 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों को निर्धारित करता है। यह भी पूछा जाता है कितने तरीके? तो 5 तरीके। कौन सा? जन्म से, वंश से यानी कि अवजनन, पंजीकरण से,
देशीकरण और किसी राज्य क्षेत्र का भारत में समावेश होने से। और इसमें संशोधन कब किए गए? 1986, 1992, 2005 और 2019 में संशोधन किए गए हैं। और भारतीय नागरिकता का त्याग कैसे हो सकता है? वयस्क आयु और क्षमता का कोई व्यक्ति जो किसी अन्य देश का नागरिक या सामान्य निवासी भी हो, वह भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है। इसके अलावा उसकी छीन भी सकती है। कैसे? धोखाधड़ी आदि के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने पर सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है। और यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भी उसकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं प्रत्यायोजित विधान के बारे में, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रत्यायोजित विधान है वो मूल कानून से अधिक पावरफुल नहीं होने चाहिए, वरना उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। किन किन स्थितियों में अमान्य कहा है कि यदि मौलिक अधिकारों या भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन हो तो उन्हें निरस्त मान लिया जाएगा, और यदि मूल अधिनियम के प्रावधानों के दायरे से बाहर है तो भी उन्हें वो निरस्त मान लिया जाएगा। और या वो क्षमता, विधायी क्षमता से ज्यादा। होता क्या है, देखिए ये पूरी लाइन का सार पता मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। यह कहा कि केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए नियमों एवं विनियमों सहित प्रत्यायोजित विधान को अपने मूल संसदीय कानून की जगह लेने वाला नहीं, बल्कि उसका क्या होना चाहिए? पूरक होना चाहिए, यानी कि मूल से पावरफुल नहीं होना चाहिए। होता क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है प्रत्यायोजित विधान जिसके माध्यम से कार्यकारी प्राधिकरण को कानून बनाने के लिए मूल कानून द्वारा शक्तियां प्रदान की जाती है या प्राथमिक विधान के द्वारा शक्तियां प्रदान कर दी जाएंगी, और ये कानून उस मूल कानून के प्रावधानों को लागू करने और प्रशासित करने के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए कि भारत के संविधान के अनुसार कानून बनाने की शक्तियां विधायिका को दी गई हैं, जबकि कार्यपालिका के पास कानूनों को लागू करने की शक्ति है। समय की कमी के कारण विधायिका खुद को इस नीतिगत मामलों तक ही सीमित रखती है, और संसदीय कानून का पूरा कानून या नियम बनाने की शक्ति किसको देती है? कार्यपालिका या किसी अधीनस्थ निकाय को नियम और विनियमों के निर्माण का कार्य सौंप देती है। प्रत्यायोजित विधान का उद्देश्य क्या? उद्देश्य यह था कि संसद पर कार्य के दबाव को कम करना, विकेंद्रीकृत और क्षेत्रीय विशिष्ट नियम या में बनाने में सहायता करना, संसद द्वारा अधिनियम के पारित होने की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को कानून बनाने में सक्षम बनाना। इसके अलावा आधुनिक प्रशासन की बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग प्राधिकरणों को अधिक अधिकार प्रदान करना भी इसका लक्ष्य होता है। इसके बाद बात करते हैं पेशा 1996 के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है। पेशा मतलब पंचायत, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्स एरियाज एक्ट 1996। हुआ क्या है, छत्तीसगढ़ ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पंचायत उपबंध यानी अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम यानी पेशा अधिनियम 1996 को लागू करने के लिए अधिसूचित किया है। पेशा अधिनियम से मुख्य शक्तियां क्या हैं? शराब की बिक्री, खपत को विनियमित प्रतिबंधित करने, ग्रामीण बाजारों के प्रबंधन एवं अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण को नियंत्रित करने की भी शक्ति पेशा अधिनियम के तहत दी जाती है। इसके अलावा विकास परियोजनाओं के कारण प्रभावित लोगों को पुनर्वास, पुनर्बहाली तथा गौण खनिजों हेतु पूर्वेक्षण लाइसेंस, खनन पट्टों की पूर्ण मंजूरी की शक्ति भी इसको अधिनियम में दी गई है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण के मामले में अनिवार्य परामर्श की शक्ति, अनुसूचित क्षेत्रों में दूसरे लोगों द्वारा भूमि की खरीद को रोकने और बेची गई शक्ति को या हस्तांतरित भूमि को पुनः कब्जा दिलाने की भी शक्ति शामिल है। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत तथा स्थानीय योजना एवं से संबंधित संस्था एवं कार्मिकों का नियंत्रण की शक्ति भी इसमें शामिल है, और लघु जल निकायों के प्रबंधन और गौड़ वन उपजों के स्वामित्व की शक्ति भी पेशा अधिनियम 1996 में दी गई है। आगे समझ जाएंगे और इसमें क्या है। इसके अलावा अन्य तथ्य क्या है कि ऐसे पेशा नियमों को अधिसूचित करने के साथ ही छत्तीसगढ़ इस प्रकार के नियम बनाने वाला कौन सा राज्य बन गया? 7वें नंबर का स्टेट बन गया है। इससे पहले इस अधिनियम को लागू करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना है, जहां पर अनुसूचित जनजातियों की पर्याप्त संख्या। अब पेशा अधिनियम के फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो पेशा अधिनियम 1996 को कौन सी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था? तो दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था, और इसका उद्देश्य था जनजातियों का सशक्तिकरण करना और उन्हें मुख्य धारा में लाना। और नोडल मंत्रालय कौन है? पंचायती राज मंत्रालय। राज्यों में पेशा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय घोषित किया गया है। पेशा अधिनियम को संविधान के भीतर संविधान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अधिनियम संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुच्छेद 244 के अंतर्गत आने वाले 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करता है। और यह भाग 9 किससे संबंधित है? आपको पता ही है, पंचायतों से संबंधित है। 10 दल बदल से, ये भी हमें पता है। और इस संबंध में अनुच्छेद 244(a) है, इसमें कुछ संशोधनों अपवादों के साथ अनुसूची 5 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। और ये 10 राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और
तेलंगाना। अब ये आपको इसका जवाब नहीं मिला होगा कि संविधान के भीतर संविधान क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके कुछ नियम होते हैं पुराने, तो पेशा नियम के तहत ही ऐसे कुछ प्रावधान किए गए हैं जिनमें वो कानून बनाए जाएं जो मूल जो उनके पुराने नियम कानून है उसके आसपास हों। तो पेशा अधिनियम 1996 की अन्य, इसीलिए उन्हें संविधान के अंदर संविधान कहा गया है। पेशा अधिनियम 1996 के अन्य विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रथागत कानूनों के अनुरूप, यानी कि पंचायतों के संबंध में राज्यों द्वारा बनाए गए कानून जनजातीय समुदायों के प्रथागत कानून है, यानी कि जो उनके चलते आ रहे हैं, उनकी सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रावधानों से संबंधित होंगे। ग्राम सभा की बात करें तो प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होगी। तो ग्राम सभा कैसे व्यक्तियों से मिलकर बनी होती है, हम तो पंचायत में पढ़ चुके हैं, जिनका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल हो। इसके बाद बात करते हैं ग्राम सभा की भूमिका और दायित्व के बारे में। तो ग्राम सभा के पास गांव के विकास संबंधी सभी कार्यों को मंजूरी देने, लाभार्थियों की पहचान करने, धन के उपयोग का प्रमाण पत्र जारी करने आदि का भी उत्तरदायित्व होता है। इसके अतिरिक्त उसके पास सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं एवं पदाधिकारियों पर और स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण रखने की शक्तियां भी होंगी। प्रत्येक ग्राम सभा लोगों को परंपराओं और रीति रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद समाधान के पारंपरिक तरीकों की रक्षा एवं संरक्षा भी करेगी। आरक्षण की बात करें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो प्रत्येक पंचायत में जनजातीय समुदाय के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होंगी, जिनमें मिनिमम आरक्षण 50% होगा। और उसके साथ साथ पंचायत के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पद पर भी अनुसूचित जनजातियों के लिए ही आरक्षित किए जाएंगे, यानी कि अध्यक्ष बनेगा अनुसूचित जनजाति का, मिनिमम रिजर्वेशन होगा अनुसूचित जनजाति का 50% और उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसके बाद बात करें अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां जो अभी रही हैं, उनमें से है एक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद क्या होता है। तो हुआ क्या सुर्खियों में, झारखंड के राज्यपाल ने कुछ समय पूर्व लाभ का पद धारण करने के लिए मुख्यमंत्री को विधायक के रूप में अयोग्य ठहराने का मामला भारतीय निर्वाचन आयोग को भेजा था। लाभ का पद क्या होता है, आपको पता है, ऐसे दर्जे के रूप में की जाती है जिससे पद धारण करने वाले लोगों को कुछ वित्तीय लाभ, पारिश्रमिक या फायदा मिलता हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, यही पूछा जाता है, इसे संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में परिभाषित नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, यही पूछा जाता है। क्या लाभ के पद को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 या संविधान में परिभाषित किया गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया है। और संविधान का अनुच्छेद 102(1) और 191(1) के तहत क्रमशः एक सांसद या विधायक या विधान परिषद का सदस्य को केंद्र और राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करने से रोका जा सकता है। इन प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे पदों का लाभ का पद नहीं माना गया है जिन्हें कानून के द्वारा अलाभकारी पद मान लिया। यानी कि लाभ का पद कौन नहीं है, जिसमें कानून में बना दिया हो कि यह लाभ का पद नहीं है, जिन जिन पदों को लिख दिया हो बस वही लाभ के पद नहीं है, बाकी सभी लाभ के पद हैं। लाभ के पदों में अयोग्यता के निर्धारण का प्रश्न राष्ट्रपति और राज्यपाल को भेजे जाने का प्रावधान है, और राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेगा और उसी के अनुरूप, यानी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों फिर इस मामले में चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेंगे और उसी के अनुरूप वो निर्णय देते हैं। इसके बाद बात करें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक योजना एमपी-लेट्स काफी चलती फिरती घूमती रहती है। तो एमपी-लेट्स इसका पूरा नाम है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसको बोलते हैं एमपी-लेट्स, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय ने क्या किया कि संसदीय सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी-लेट्स नियमों में संशोधन किया है, जिसमें जो एमपी-लेट्स निधि पर जमा होने वाले ब्याज है, जो पहले एमपी-लेट्स के खाते में जमा किया जाता था, भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा। एमपी-लेट्स शुरू कब हुई, इंपॉर्टेंट है, 1993 में। एमपी-लेट्स के तहत क्या होता है, प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए की दर से 2.5 करोड़ की 2 किस्तें दी जाती हैं, और प्रत्येक वर्ष संसद को निम्नलिखित अनुपात में इस निधि को निधि से कार्य करने की सिफारिश, यानी किन क्षेत्रों में कितना पैसा खर्च करना होता है उसका एक कुछ नियम है। यानी कि एससी आबादी, अनुसूचित जाति वाले आबादी क्षेत्रों में इनको मिनिमम जो निधि है उसका कम से कम 15% खर्च करना होगा, जबकि अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में निधि का 7.5% खर्च करना होगा। और जिला प्राधिकरण जो होता है वो इसके समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। इसे किए गए समस्त कार्यों के 10% कार्य का निरीक्षण करना भी अनिवार्य होता है। योजना के कार्यान्वयन के लिए नीति निर्माण, निधि जारी करने और निगरानी तंत्र निर्धारित करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मॉस्पी जिम्मेदार होता है। अब बात करें नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में, नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो नेवा प्रणाली के नागरिकों को और विधानमंडलों के सदस्यों के उपयोग के लिए विकसित किया गया है, नागरिकों और विधानमंडल के सदस्यों के उपयोग के लिए। इसमें क्या होता है, विधायी निकायों से संबंधित सभी कार्यों और डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। ई विधान को नेवा के रूप में पुनः नामित
नामित किया गया है, यानी फिर से इसका नाम रख दिया नेवा। और संसदीय कार्य मंत्री नेवा को शुरू करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ही नोडल मंत्रालय है। नेवा का लक्ष्य है देश की सभी विधायिकाओं को एक मंच पर लाना ताकि एक विशाल डेटा डिपोजिटरी का निर्माण हो सके और यह भिन्न राज्य विधानसभाओं से संबंधित सूचनाओं को सुव्यवस्थित करने और दिन प्रतिदिन के कामकाज में कागज के उपयोग को भी समाप्त करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं आगे अन्य कौन सी सुर्खियां। जिलों का निर्माण या उत्साधन यानी कि क्रिएशन एबोलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाए गए। तो जिले का निर्माण या विघटन कैसे किया जाता है और शक्ति किसके पास है? तो जिले का निर्माण या विघटन से संबंधित संपूर्ण शक्ति राज्य सरकार में निहित होती है। राज्य सरकार विधानसभा में एक कानून पारित करके या एक आदेश जारी करके नए जिले का निर्माण या विघटन कर सकती है। इस अधिसूचना को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाता है और इस मामले में केंद्र सरकार की कोई भी भूमिका नहीं होती है। हालांकि किसी जिले या रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तित करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। यानी कि अगर कोई जिला नया बनाना है तो केंद्र सरकार की कोई अनुमति आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर नाम बदलना हो और नाम बदलने के साथ साथ स्टेशन का नाम बदलना हो तो आपको केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक हो जाएगी। अब बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में, पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। तो क्या हुआ, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दल बदलने से संबंधित संविधान की 10वीं सूची के तहत, इंपॉर्टेंट है दल बदल 10 से दल बदल है, तो 10वीं सूची के तहत किसी विधायक के विरुद्ध एक अयोग्यता याचिका का निर्णय करते समय विधानसभा अध्यक्ष उस विधायक के पूर्व विधानसभा सदस्य के दर्जे को समाप्त नहीं कर सकता है। यानी कि एमएलए जो उसके दर्जे को समाप्त नहीं कर सकता है, पूर्व एमएलए के दर्जे को समाप्त नहीं करेगा, योग्यता भले ही हो जाए। 2014 हुआ क्या कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने 10वीं अनुसूची के तहत न केवल कुछ विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था बल्कि उनके पूर्व विधायक का दर्जा भी समाप्त कर दिया था। इस प्रकार उन्हें पेंशन और अन्य लाभों से वंचित कर दिया गया था। किहोतो होलोहन बनाम जाहिचिल्लू और अन्य 1992 बाद में, बहुत फेमस वाद है ये, जिसमें किहोतो होलोहन बनाम जचिल्लू और अन्य, ये बात था 1992। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष की शक्ति न्यायिक पूर्वावलोकन, यानी कि आप इसका न्यायिक इस पे आप ये समझ लीजिए, एक तरह से आप समझ लीजिए पूर्वावलोकन या पुनर्वलोकन, यानी कि इस पे कानूनी रूप से इसकी जांच की जा सकती है कि ये वैलिड है कि नहीं। आप समझ लीजिए, मैं समझाना चाह रहा हूँ, वर्ड नहीं आ रहा है, आप समझ गए कि अगर मान लीजिए विधानसभा अध्यक्ष ने कोई निर्णय लिया तो आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। आप समझ में आ गया ना। तो अब बात करते हैं आगे, जो सुर्खियों में रही वो थी राजभाषा पर संसदीय समिति के बारे में, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस समिति का गठन 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका गठन करता है गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री इसकी करते हैं अध्यक्षता, और यह समिति राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। सौंपे गए कार्य कौन से हैं? जो जैसे कि आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना, साथ ही आधिकारिक संचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करना। इसके बाद बात करते हैं पूर्वोत्तर परिषद यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एनईसी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री ने एनईसी के 50 साल पूरे होने पर पूर्वोत्तर के विकास के लिए 8 स्तंभों पर कार्य करने पर बल दिया। ये 8 स्तंभ कौन से हैं? शांति, विद्युत, पर्यटन, 5G कनेक्टिविटी, संस्कृति, प्राकृतिक कृषि, खेल और क्षमता निर्माण। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। पूर्वोत्तर परिषद की बात करें तो स्थापना होती है संसद के द्वारा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत। इसके नियंत्रक निकाय है या परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। ये सांविधिक, सलाहकारी
निकाय है और केंद्रीय गृह मंत्री एनईसी का पदेन अध्यक्ष होता है। इसमें 8 राज्य शामिल हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ठीक है, कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। कार्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों को, ये बस सिक्किम और जोड़ लेना 7 सिस्टर में, बस पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अंतरराज्यीय विवादों के समाधान के लिए एक मंच भी प्रदान करना, ये पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एनईसी का काम है। और ये किसके तहत इसका गठन किया गया था? पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत इसका गठन किया गया था और ये सांविधिक सलाहकारी एक निकाय है। इसके बाद बात करते हैं क्षेत्रीय परिषद की, जोनल काउंसिल की। इंपॉर्टेंट है। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां पर? कोलकाता में आयोजित की गई। इसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड आदि राज्य शामिल है। अलग अलग क्षेत्रीय परिषद है, इसमें कौन कौन शामिल है उनकी बात कर रहे हैं। तो पूर्वी जो क्षेत्रीय परिषद है उसकी बैठक हुई थी, इसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड शामिल। अन्य क्षेत्रीय परिषद है उत्तर क्षेत्रीय परिषद, जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल। कौन कौन से? हिमाचल, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, एनसीआर क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। इसके अलावा मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यूपी और एमपी शामिल। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यूपी और एमपी शामिल। ठीक है, और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल है। जबकि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में पश्चिमी में शामिल है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दमन, आगरा व नगर हवेली शामिल है। ये आपको याद रहनी चाहिए। याद नहीं तो एक नजर आपको जरूर मार लेनी चाहिए। तो आप में पूछ सकते हैं कि कौन सी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। तो एक बात याद रखिए, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। यूपी, एमपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। याद बहुत आसानी से हो जाती है, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। और दक्षिणी में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एक साथ याद रहते हैं, साथ में पुडुचेरी, ये तो याद हो ही गए। इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तरी का। याद कर लो उत्तरी में कौन कौन शामिल है। तो उत्तरी में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान, एनसीआर और चंडीगढ़ शामिल है। उसके अलावा पूर्वी में आपको पता ही है बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और वगैरह। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव, दादरा व नगर हवेली भी शामिल है। तो यहां पर ये होता है आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 3 की बात करें केंद्र राज्य संबंध के बारे में, तो इसके में चर्चा भी करते हैं। चलिए लगे हाथों केंद्र राज्य संबंधों को भी निपटा ही लेते हैं। तो 7वीं अनुसूची में सुधार की बात करें, रिफॉर्म्स इन 7th शेड्यूल, तो क्या सुधार हुए हैं इनके बारे में और ये सुर्खियों में क्यों है, चर्चा में क्यों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हुआ क्या है कि हाल ही में कई विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने के बाद समर्थन किया है। 7वीं अनुसूची में ऐसा क्या है जिसके लिए इसमें पुनर्विचार करने की बात की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों के विभाजन, शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के विभाजन के बारे में वर्णन करती है। यह अनुच्छेद इन सरकारों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को 3 सूचियों में बांटता है। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। ठीक है, और अनुच्छेद 248 संसद को अवशिष्ट शक्तियां भी प्रदान करता है। ठीक है, कौन कौन सी, आगे बढ़ते हैं। अवशिष्ट शक्तियां कैसे, किसे कहते हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां ऐसे विषयों पर आधिकारिकता की शक्ति को संदर्भित करती हैं जिनका उल्लेख राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं किया गया है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सूची 1 या संघ सूची, इसके संबंध में संसद के पास विशेष शक्ति है, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग आदि। संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं, मूल रूप से 97 थे। इंपॉर्टेंट, वर्तमान में 100 विषय शामिल है, मूल रूप से 97 थे। सूची 2 राज्य सूची है, इसके संबंध में राज्य विधानमंडलों के पास विशेष शक्ति होती है, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, दांव और जुआ, इनकी भी सब राज्यों से संबंधित होती है। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय शामिल हैं,
पहले छाछठ हुआ करते थे। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखते हैं। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इसके संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे शिक्षा पर दोनों कानून बना सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण पे, परिवार नियोजन पे, आपराधिक कानूनों पर, वन्य जीवों उनके जानवरों की सुरक्षा, वन आदि से संबंधित। समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। मूल रूप से इसमें 47 विषय थे। यानी कि और जब समवर्ती सूची में दोनों कानून बना दे तो प्रभावी वही रहता है जो केंद्र वाले यानी कि केंद्र कानून बनाएगी। प्रभाविता में केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा। सूची प्रणाली को बनाए रखने के पीछे तर्क ये है कि भारत की एकता और अखंडता को संरक्षित करने यानी कि दोनों की चलती है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु, प्रांतीय स्वायत्तता को सुनिश्चित करने हेतु और संतुलित आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी गवर्नेंस को बनाए रखने हेतु तीनों विषयों में बांट दिया गया है कि इंपॉर्टेंस के हिसाब से बना रहे और सबको लगे कि उनका भी पक्ष रखा गया है और उनके हिसाब से भी कानून बनाए गए। 7वीं अनुसूची में संशोधन। तो 7वीं अनुसूची में संशोधन की प्रक्रिया क्या है? तो इसमें संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए क्या होगा? संसद के विशेष बहुमत यानी कि सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही साधारण बहुमत के आधार पर आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति की भी आवश्यकता हुई। यानी कि 368 में क्या हो गया कि जो 2/3 बहुमत होगा, इसके साथ साथ जो आधे राज्य हैं उनके विधान सभाओं की सहमति होगी, यानी कि साधारण बहुमत। जो उनकी विधानसभा उनके साधारण बहुमत से और किसके कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की, और 2/3 बहुमत किसका? जो सदन में उपस्थित कुल मतदान करने वाले सदस्य हैं उनकी। ठीक है, ये हो गया। इस हिसाब से इस 7वीं सूची में संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य प्रावधान जिनके द्वारा इस प्रक्रिया को संशोधित किया जा सकता है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी विधि, संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति अथवा उसकी प्रक्रिया स्वयं, अनुच्छेद 368। 7वीं अनुसूची का विकास कैसे हुआ यानी कि कहां से आई? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों का प्रावधान किया गया था। इसमें पर्याप्त भारतीय प्रतिनिधित्व भी था। 1882 में क्या होता है? लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव ने निर्वाचित नगरपालिका परिषदों और ग्रामीण जिला बोर्डों की भी शुरुआत कर दी। 1909 में आ गया भारत सरकार अधिनियम 1909। उसने प्रांतीय परिषदों को और अधिकार प्रदान किए जिससे भारतीयों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि होती है। 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 ने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का सीमांकन करके उन्हें पृथक करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में कमी की थी। और 1935 भारत सरकार अधिनियम आया, उसने विधायी शक्तियों के वितरण की योजना और 3 सूचियों में निर्धारित किया था। इसे भारतीय संविधान में अभी तक बरकरार रखा गया है। अब बात करें सतलज यमुना लिंक नहर के बारे में। ये चर्चा में क्यों है आप समझ लीजिए। तो हरियाणा और पंजाब रावी तथा व्यास नदियों के जल बंटवारे पर किसी भी समझौते पर अभी तक पहुंचने में विफल रहे हैं। इसके कारण सतलज यमुना लिंक नहर का मुद्दा अभी भी अनसुलझा बना हुआ है। क्यों बना हुआ है भाई? इसमें क्या तकलीफ हो गई? इस सज्जन को क्या तकलीफ है? तो सतलज यमुना लिंक नहर योजना सतलज और यमुना नदियों को जोड़ने वाली एक प्रस्तावित कितने किलोमीटर लंबी नहर है? 214 किलोमीटर लंबी नहर। इसकी योजना पंजाब से अलग हरियाणा राज्य के गठन के बाद 1966 में बनाई गई थी। ठीक है, हरियाणा। और इसमें हरियाणा को रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का औसत वार्षिक हिस्सा प्रदान करने का प्रस्ताव है। रावी और व्यास। हरियाणा ने 1980 में सतलज यमुना लिंक नहर के अपने हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया था। इसके विपरीत पंजाब रिपेरियन सिद्धांतों और जल की अनुपलब्धता का हवाला देकर इसे टालता रहा है। रिपेरियन सिद्धांत क्या होता है? इसके अनुसार किसी जल निकाय से सटी भूमि के स्वामी को ही उस निकाय के जल के उपयोग का अधिकार है। हरियाणा ने तर्क दिया है कि उसकी दक्षिणी हिस्से के भूजल स्तर में गिरावट के कारण जल की कमी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये देखिए, हरियाणा ने अपने हिस्से का बना लिया, ठीक है, और पंजाब ने कह दिया कि भैया हमारे एरिया से सटा हुआ हम नहीं दे रहे तुमको। तो ये
अभी तक अधर में लटकी हुई है। तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रमुख जो अंतर राज्यीय नदी विवाद है उनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो अंतरराज्यीय नदी जल विवादों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की बात कर लेते हैं। तो 7वीं अनुसूची, तो राज्य सूची विषय क्रमांक 17 में कहा गया है जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, ड्रेनेज आदि। संघ सूची में विषय क्रमांक 56 में कहा गया अंतरराज्यीय नदी और नदी घाटियों का विनियमन एवं विकास। इसके अलावा अनुच्छेद 262 इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 262 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संसद ने अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया। ये क्या है? तो अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 केंद्र सरकार को अंतरराज्यीय नदी विवाद के न्याय निर्णय के लिए अधिकरण गठित करने का अधिकार भी देता है। अधिकरण का निर्णय अंतिम और विवाद से संबंधित पक्षकारों के लिए क्या हो जाता है? बाध्यकारी हो जाता है, जो ये निर्णय दे देता है। और अंतरराज्यीय नदी जल विवाद संशोधन अधिनियम मूल अधिनियम के तहत विवाद निपटान तंत्र को प्रस्तावित करता है, यानी कि इसमें संशोधन कर दिया गया है। इसके लिए यह विवाद समाधान समिति और विवाद निपटान के लिए एक स्थायी अधिकरण के गठन का भी प्रावधान करता है। उसका यह भी कहना है, किसका? पंजाब का। क्या कहना है? ऊपर हमने बताया था। तो एराडी ट्रिब्यूनल 1987 द्वारा किए गए आकलन के बाद भी हरियाणा राज्य को जल में उसके उचित हिस्से से वंचित रखा गया है। ठीक है। अब प्रमुख अंतरराज्यीय नदी विवादों की बात कर लेते हैं। तो रावी, व्यास और सतलज ये किनसे संबंधित राज्य हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से। नर्मदा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से। इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से। इसके बाद मांडेल, मंडोवी, तो ये गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र से। कृष्णा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से संबंधित है। पेरियार राज्य तमिलनाडु, केरल से संबंधित है। कावेरी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी से संबंधित है। गोदावरी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा और एमपी से संबंधित है। और वंशधारा, बनासधारा ये है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से संबंधित प्रमुख नदी विवाद है अंतर राज्यीय विभिन्न राज्यों के मध्य। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां इस केंद्र राज्य संबंध में। तो संविधान की 9वीं अनुसूची 9 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। तो इसमें क्या हुआ था कि झारखंड विधानसभा ने रिक्त सरकारी पदों और सेवाओं में आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी एक विधेयक को मंजूरी दी है। हालांकि राज्य सरकार ने यह कहा कि यह विधेयक तब लागू होगा जब केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर लेगी। तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसमें हुआ क्या था? 9वीं में समझ लीजिए। इसके पीछे का उद्देश्य था कुछ कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बाहर रखना, यानी कि जैसे 50% का है कैप, लेकिन इसमें 77% कर दिया। लेकिन अगर उसको 9वीं अनुसूची में डाल देंगे तो वो ऐसा कानून है कि उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून मूल ढांचे की अवधारणा के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। ये कह दिया था आर कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में कि 1973 के बाद जो 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून है वो मूल ढांचे की अवधारणा के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। इसके बाद बात करते हैं एफ्स्पा की, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इंपॉर्टेंट है। तो गृह मंत्रालय ने असम, नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों में एफ्स्पा को हटा लिया है। इन राज्यों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार की वजह से एफ्स्पा को अब हटा दिया गया। इस घोषणा के बाद इन 3 राज्यों के कुछ हिस्सों में एफ्स्पा लागू रहेगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और जम्मू कश्मीर में एफ्स्पा लागू है। ये होता क्या है? यह कानून अशांत क्षेत्रों यानी कि डिस्टर्ब एरियाज में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए सशस्त्र बलों को एफ्स्पा अधिनियम की धारा 4 के तहत विशेष शक्तियां और धारा 6 के अंतर्गत उन्मुक्तियां प्रदान करता है। इसमें है क्या कि विशेष छूट दी जाती है। इसमें क्या होता है कि कई बार किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पूरा भाग या कोई भाग हिंसा या उपद्रव के चलते ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब सिविल प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है, यानी कि पुलिस के साथ साथ सशस्त्र बलों का भी उपयोग करे जाए, तो वहां पर एफ्स्पा की घोषणा की जाती है। एफ्स्पा अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत
इंपॉर्टेंट है। एप्सवाद नियम 1958 की कौन सी धारा 3 के तहत किसी राज्य या उसके क्षेत्र को आसान क्षेत्र घोषित किया जा सकता है? आसान क्षेत्र की घोषणा राज्य के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। यानी कि राज्य का राज्यपाल होगा या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक होगा या केंद्र सरकार उसमें घोषित कर देगी आसान क्षेत्र। ये एप्सवाद नियम 1958 की धारा 3 के तहत होता है। इसके बाद बात करें अंतरराज्यीय परिषद की, फिर से क्वेश्चन आएगा इसमें। तो अंतरराज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल आईएससी की बात कर लेते हैं। तो हाल में क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन कर दिया है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत ऐसी परिषद की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही यह राष्ट्रपति को ऐसी परिषद द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को परिभाषित करने का भी अधिकार है। यानी कि इसको स्थापना करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद कौन से, 263 के तहत। 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर आईएससी का गठन किया गया था। कौन से आयोग की सिफारिशों के बाद, सरकारी आयोग की सिफारिशों के बाद इसका गठन किया गया था। कब, 1990 में। इंपॉर्टेंट है। अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर लेते हैं। तो ये गैर स्थायी संवैधानिक निकाय है। ये अनुच्छेद 263 के तहत इसका गठन किया गया। गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति गृह मंत्रालय के अधीन ऐसी परिषद की स्थापना कर सकता है। संरचना की बात करें तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट है। जबकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और 6 केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं, जिनमें केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं उनके मुख्यमंत्री तथा विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इसके सदस्य होंगे। और स्थायी समिति का अध्यक्ष कौन होगा, केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है। स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में 10 केंद्रीय मंत्री भी होते हैं। कार्य क्या है, राज्यों के बीच विवादों की जांच करना, उन्हें सलाह देना, उन विषयों की जांच करना, उन पर चर्चा करना जिसमें 2 राज्यों अथवा राज्यों के एवं संघों के समान या साझी हित शामिल है। इसके अलावा नीति और कार्रवाई के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और उनकी सिफारिशें करना भी अंतरराज्यीय परिषद का कार्य है। ठीक है। इसके बाद और क्या रहा सुर्खियों में, भारत नागा युद्ध विराम समझौते के 25 वर्ष हो गए हैं। 1997 में ये हुआ था, अब 2022 हो गई है। तो भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा जो थे उसके बीच युद्ध विराम समझौता 1 अगस्त 1997 को प्रभावी हुआ था। कई दौर की वार्ता के बाद 2015 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि नागा ध्वज और एहजाब यानी कि नागा संविधान पर दोनों पक्षों के बीच असहमति के कारण स्पष्ट रूप से शांति प्रक्रिया आगे बढ़ने में विफल रही है। लेकिन ठीक है, एनएससीएन इसाक मुइवा ने यह जोर देकर कहा है कि दोनों विषयों को फ्रेमवर्क समझौते में शामिल किया गया था। इसके बाद बात करें अंतरण पश्चात राजस्व घाटा यानी कि पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट अनुदान। ये क्या होता है, तो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 14 राज्यों को पीडीआरडी यानी कि पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट अनुदान की 7वीं मासिक किस्त जारी कर दी है। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को पीडीआरडी प्रदान किया जाता है। राज्यों को यह अनुदान राशि क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिश के अनुसार जारी की जाती है। इसका उद्देश्य अंतरण पश्चात राज्यों के राजस्व खातों को अंतर को पूरा करने के लिए किया जाता है। इस अनुदान को प्राप्त करने की राज्यों की पात्रता 2020-21 से 2025 तक की अवधि की अनुदान की मात्रा का निर्धारण 15वें वित्त आयोग ने किया है। कौन से, 15वें वित्त आयोग। इसके बाद बात करें एडीसी एरियाज के स्वायत्त जिला परिषदों के बारे में यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बारे में। तो मेघालय ने सीमा विवाद के निपटारे के लिए असम के साथ एक समझौता किया है। मेघालय की खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद इस समझौते का विरोध कर रही है। KHADC यानी कि खासी हिल्स जो है स्वायत्त जिला परिषद मेघालय की, वो असम और मेघालय के इस समझौते का विरोध कर रही है। अब बात करें स्वायत्त जिला परिषदों के बारे में यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की विशेष स्थापना इसकी होती है 6ठी अनुसूची के तहत। इसमें छठे हुए लोग होते हैं इसलिए 6ठी अनुसूची के तहत होती है। इनमें कुछ कार्य मतलब याद करने की ट्रिक है, इसमें कुछ कार्यकारी विधायी और न्यायिक शक्तियां भी दी गई हैं। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। कौन सी, AM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो कैसे याद रखो, ATM याद रखो 2 बार M है। ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ये हैं
छठी अनुसूची में और इनके जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंध में जो प्रावधान किए गए। वर्तमान में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में कुल 10 एडीसी हैं, यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं। संरचना क्या होती है कि एडीसी में कम से कम 30 सदस्य होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कम से कम 30 सदस्य होने चाहिए। इनमें से 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 26 4 मनोनीत करेगा कौन? राज्यपाल करेगा मनोनीत, और बाकी 26 वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। शक्तियां क्या होती हैं? राज्यपाल को स्वायत्त जिलों के क्षेत्रों का विस्तार करने और उन्हें घटाने या उनके नाम बदलने का अधिकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको है अधिकार? राष्ट्रपति को नहीं जी, राज्यपाल को है। और पार्षदों को दीवानी आपराधिक मामलों में न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। इन पार्षदों का क्षेत्राधिकार संबंधित उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होता है। किसके अधीन होगा? डायरेक्ट उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। इसके बाद बात करें महाजन आयोग की, यानी कि महाजन कमीशन की, तो 1966 में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में सीमा विवाद को हल करने के लिए महाजन आयोग की स्थापना की थी। बस इतना याद रख लेना किससे संबंधित है। महाजन आयोग 1966 में आया था और किससे संबंधित है? केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक से। ठीक है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। और आयोग ने 264 गांवों को महाराष्ट्र में स्थानांतरित करने तथा बेलगावी, जो पुराना नाम बेलगाम था, और 247 गांवों को कर्नाटक में बने रहने की सिफारिश की थी। महाराष्ट्र ने आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। साथ ही उसने 2004 में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। बेलगावी वर्तमान में किसका हिस्सा है? कर्नाटक का हिस्सा है। तो ये केंद्र राज्य संबंधित जो प्रमुख निर्णय थे वो हो गए हैं आपके कंप्लीट। इसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे न्यायपालिका या जुडिशरी से संबंधित। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पूरी PT365 जितनी होंगी सारी कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद इसका जो अपडेटेड PT365 होता है वो भी कंप्लीट करा देंगे, और साथ साथ जो आपके क्विक रिवीजन वाले हैं वो भी आपको कंप्लीट करा दी जाएंगे।